गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं विनोद जांगिर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं ज्योग्राफी की क्लासेस में। तो स्टूडेंट, जैसा आपने पिछली क्लास में पिछले वीडियो में पढ़ा था एक बेसिक सा टॉपिक जो आपके राजस्थान, आपके इंडिया या फिर यूं कहें पूरे विश्व भर उनमें भी बेसिक टॉपिक के अंतर्गत आता है। टॉपिक था हमारा अक्षांश और देशांतर। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब वैसा ही एक और टॉपिक आज स्टार्ट करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का भी इम्पोर्टेंट रोल रहेगा। आपके राजस्थान का भी पार्ट है, उसमें भी उसका कहीं ना कहीं नाम आता है, हिस्सा आता है, या आप जब पढ़ते हो उसका रोल आता है। इंडिया पढ़ते हो तो इंडिया के अंतर्गत भी है, और जब महाद्वीप महासागर पढ़ते हो तो वह भी इसी टॉपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें आती हैं। और वो टॉपिक है हमारा आज का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। टॉपिक है, टॉपिक का नाम महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो इस टॉपिक को लेकर हम चर्चा करेंगे। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, यह है हमारा टॉपिक। अब इस सिद्धांत को जब पढ़ा जाए तो इस सिद्धांत की बेसिक बातें हैं, जरूर आपने पढ़ी होगी। उन्हीं बेसिक बातों को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और फिर पूरा इसको अच्छी तरीके से समझेंगे। अब इस टॉपिक के अंतर्गत जो बेसिक बातें हैं क्या क्या? नंबर एक नाम आता है पेंजिया, एक नाम आता है पैंथालासा, एक नाम आता है टेथिस सागर, एक नाम आता है अंगारालैंड या इसे ही कहा जाता है लोरेशिया, और एक नाम आता है गोंडवाना लैंड। तो ये कुछ साधारण से नाम हैं और इनके बारे में आपको पता होना चाहिए ये है क्या, और इसी पर पूरा का पूरा हमारा ये टॉपिक है। एक पेंजिया है, एक पैंथालासा, एक टेथिस सागर है, एक अंगारा लैंड या इसे कहा जाता है लोरेशिया, और एक है गोंडवाना लैंड। अब पहले इनका अर्थ देखें, फिर इस पूरी थ्योरी को अपने समझेंगे। यहाँ जो पेंजिया है, इस पेंजिया को आप कह सकते हो ये एक प्रकार से है महाद्वीप, या इसे आप कह सकते हो एक स्थल दृढ़ भूखंड, यानी संपूर्ण एक स्थल दृढ़ भूखंड, या हम ये कह दें एक महाद्वीप है। पैंथालासा, इसको आप कह सकते हैं तो ये है एक महासागर, या इस पैंथालासा का सीधा सीधा अर्थ होता है जल ही जल, एक विस्तृत समुद्र के समान एक जल राशि। टेथिस, जैसा ये नाम है वैसा ही ये एक सागर है। अंगारा या लोरेशिया, इसको अगर हम कहें तो ये हमारा है उत्तरी भाग, और ये जो गोंडवाना लैंड की बात की जा रही है ये है हमारा एक दक्षिणी भाग। अब ये भाग हैं तो क्या हैं, किसके हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो हमारा टॉपिक महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, और इस सिद्धांत में आप बेसिक पढ़ रहे हैं। पेंजिया एक महाद्वीप, एक स्थल, एक दृढ़ भूखंड। पैंथालासा एक महासागर, एक संपूर्ण विस्तृत जल राशि, या सीधा शाब्दिक अर्थ जल ही जल। एक आप पढ़ रहे हो टेथिस, जिसको हम कह रहे हैं एक सागर है,
एक हमारे पास है अंगारा आइलैंड या लॉरेंशिया, इसको हमने कहा है ये है उत्तरी भाग, किसका है इस पर चर्चा करेंगे। एक है गोंडवाना लैंड जिसको हम कह रहे हैं कि ये एक दक्षिणी भाग है, ये भी किसका दक्षिणी भाग होगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। अब इस सिद्धांत से संबंधित बातें कंटिन्यू उस पर करेंगे। तो ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को अलग अलग समय के अंतर्गत अलग अलग विद्वानों ने और अलग अलग स्तर पर क्या किया, प्रस्तुत किया है कि महाद्वीपों को लेकर विस्थापन यानी महाद्वीपों के एक दूसरे से दूर हटने, दूरी तक स्थानांतरित होने के लिए अलग अलग समय के अंतर्गत अलग अलग विद्वानों ने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया। किंतु इसमें मूल रूप से दो नाम आपको ध्यान रखने हैं। एक नाम आता है टेलर महोदय का, कि एक विद्वान थे टेलर, उन्होंने ये सिद्धांत दिया, तो वो सिद्धांत दिया 1910 के अंतर्गत। और एक नाम आता है अल्फ्रेड वेगनर, और इन्होंने ये सिद्धांत दिया 1912 में कि इस महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को लेकर दो विद्वानों के नाम, तो एक तो नाम आता है टेलर महोदय जिन्होंने ये सिद्धांत 1910 में दिया, और एक नाम आता है अल्फ्रेड वेगनर। हमारे इस सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण रोल, या हम ये कहते हैं कि वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा प्रचलित मान्यता अगर किसी सिद्धांत की है तो वो है इसी विद्वान के द्वारा प्रस्तुत अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा 1912 के अंतर्गत, जिसको हम कह रहे हैं कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। और इतना और ध्यान रखें, ये अल्फ्रेड वेगनर जो महोदय है ये मूल रूप से थे तो कहाँ के, जर्मनी के थे। और इनकी एक बात और भी, इन्हीं वेगनर महोदय के बारे में ही कहा जाता है एकमात्र एक ऐसा भूगोलवेता, एकमात्र ऐसा भूगोलवेता जिसे भूगोलवेता नहीं माना जाता, कि अल्फ्रेड वेगनर वो मूल रूप से यूरोप महाद्वीप में जर्मनी देश के थे, और इनके बारे में ये कहा जाता है कि एकमात्र एक ऐसा भूगोलवेता जिन्हें भूगोलवेता नहीं माना जाता, क्योंकि ये मूल रूप से क्या थे, ये थे एक जलवायु वैज्ञानिक। तो ये भूगोलवेता न होकर और ये जलवायु वैज्ञानिक माने जाते हैं। अब इन्होंने इस पूरे सिद्धांत को प्रस्तुत किया, अलग अलग कारण दिए, अलग अलग तथ्य दिए, और उन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम इस पर चर्चा करते हैं। अब इस सिद्धांत में क्या किया, नॉर्मल सी बातें, कि जैसे ही पृथ्वी बनी और उस पृथ्वी पर बनने के दौरान क्या देखा गया कि ये मान लो संपूर्ण पृथ्वी है, और इस संपूर्ण पृथ्वी पर सबसे पहले क्या बनी, दो स्थलाकृतियां बनी। कि संपूर्ण पृथ्वी जैसे ही बनती है तो उस पृथ्वी पर सबसे पहले दो स्थल आकृतियां बनती है, जिनको एक प्रकार से आप कह सकते हो, या हमने अभी पढ़ा था, एक को हमने कहा था पेंजिया और एक को हम कह रहे हैं पैंथालासा। कि संपूर्ण पृथ्वी जैसी बनती है तो उस पृथ्वी पर सबसे पहले दो स्थल दृढ़ भूखंड आकृतियां बनी, जिस पर एक पेंजिया जिसको हमने कहा था महाद्वीप स्थल है, दृढ़ भूखंड है, और एक को हमने कहा था पैंथालासा, एक महासागर है। तो ये दो आकृतियां बन गई। ये हमारे चारों ओर का विशाल एक जलराशि वाला हिस्सा था, ये है हमारा पैंथालासा, ये हमारा पैंथालासा। और ये जो मध्य का भाग जो हम दिखाई दे रहा है, इसको हम कहें तो ये है हमारा पेंजिया। कि मध्य के अंतर्गत एक स्थल, एक दृढ़ भूखंड है, तो ये तो पेंजिया है, और इसके चारों ओर एक विशाल जलराशि है, इसको कहा जाए तो वो है हमारा पैंथालासा। अब यहाँ थोड़ा सा विशेष और ध्यान रखो भाई, ये जो पेंजिया पैंथालासा जिसको हम क्या कह रहे हैं, महाद्वीप और जो महासागर हम कह रहे हैं, इस पेंजिया और इस पैंथालासा को जिसको हमने महाद्वीप और महासागर कहा है, और हम यहाँ ये भी कह रहे हैं कि जैसी पृथ्वी बनती है तो पृथ्वी पर सबसे पहले ये दो स्थलाकृतियाँ बनती है, जिनको कहा जाता है पूरी पृथ्वी पर
प्रथम श्रेणी के उच्चावच, यानी धरातलीय भागों पर बनने वाली आकृतियां, स्थलाकृतियां। तो एक तो है महाद्वीप, एक महासागर। इन महाद्वीप और इन महासागरों को ध्यान रखें, इन्हें कहा जाता है प्रथम श्रेणी के उच्चावच। इस प्रथम श्रेणी के बाद अगर द्वितीय श्रेणी का अगर कोई उच्चावच आता है, अगर द्वितीय श्रेणी, उस द्वितीय श्रेणी के उच्चावच की अगर बात की जाए तो ध्यान रखना वो होते हैं पर्वत, पठार, मैदान और घाटियां के। अगर धरातलीय भागों के ऊपर महाद्वीप, महासागरों के बाद अगर कोई द्वितीय श्रेणी के अगर कोई उच्चावच हो, स्थलाकृतियां हो, तो वो होते हैं पर्वत होंगे, पठार होंगे, मैदान होंगे, घाटियां होंगी। और इनके बाद भी अगर कहा जाए तृतीय श्रेणी के उच्चावच, इनके बाद भी अगर हो तो तृतीय श्रेणी के उच्चावच होते हैं, तो वो होती है नदियां, झीलें, तालाब। और इनमें भी खास बात ध्यान रखें, ये सारे के सारे कैसे होने चाहिए, ये होने चाहिए प्राकृतिक, यानी कृत्रिम रूप से नहीं बने हुए होंगे, ये सारे के सारे प्राकृतिक होंगे। तो अभी हम कह रहे थे जैसी पृथ्वी बनी, पृथ्वी पर वेगनर महोदय के अनुसार दो स्थलाकृतियां बनी, जिस पर एक को हमने कहा पेंजिया, एक स्थल, एक दर्द, एक भूखंड, एक महाद्वीप। इसी के चारों ओर एक विशाल जल राशि है, इस जल राशि को हम कह रहे हैं तो वो है हमारा पैंथालासा, एक महासागर। अब इन्हीं महाद्वीप, इन्हीं महासागरों को कहा जाता है प्रथम श्रेणी के उच्चावच, पृथ्वी पर बनने वाली प्रथम स्थलाकृतियां। इसके बाद अगर द्वितीय श्रेणी के अगर कोई उच्चावच हों तो वो ध्यान रखें पर्वत, पठार, मैदान, घाटियां होंगी, या इसमें आप कह सकते हो कुछ मरुस्थल भी। इसके बाद अगर तृतीय श्रेणी के अगर कोई उच्चावच हो तो उन उच्चावचों में दिया जाता है नदियां हैं, झीलें हैं, तालाब होंगे, और वो सारे के सारे कैसे होंगे, प्राकृतिक होंगे, न कि कोई कृत्रिम होंगे। ये हमारा। अब इसमें होगा क्या वो देखिए। अब वेगनर महोदय बताते हैं कि समय के साथ क्या हुआ, यही जो पेंजिया है, इस पेंजिया भाग का क्या हो गया, विखंडन हो गया। कि समय के साथ साथ ये जो पेंजिया था, जो यहाँ एक ही था, अब ये क्या हो गया, दो अलग अलग टुकड़ों के रूप में टूट गया। और टूटे हुए एक भाग को, इसको यहाँ कहा गया, तो ये कहलाया अंगारालैंड। कि एक टूटा हुआ भाग है उसको अंगारालैंड कहा गया, या इसी अंगारालैंड को ही कहा जाता है, तो यही कहलाता है लोरेंसिया, जिसकी हमने बात की थी उत्तरी भाग, जो हमने थोड़ी देर पहले लिखा था कि अंगारालैंड या लोरेंसिया वो उत्तरी भाग, वो यही था। इसके बाद था नीचे का भाग, जिसको हमने कहा वो कहलाया हमारा गोंडवानालैंड, जिसको हम कह रहे हैं दक्षिणी भाग। अब जी ये पेंजिया टूट गया, कोई बात नहीं, जैसे ही ये टूटा दो टुकड़ों के अंतर्गत विभाजित हुआ, और विभाजन होते ही क्या हुआ, इस पैंथालासा महासागर का जो पानी था वो पानी धीरे धीरे क्या हो गया, इन दोनों भागों के बीच में आकर जमा हो गया। अब यहाँ जो जितना अंतराल बना, इस अंतराल पर आकर और यहाँ जल जमा हो गया, और इसी जल से हो गया निर्माण किसका, तो इसको हम कह दें ये बन गया हमारा बीच के अंतर्गत टैथिस सागर। तो ये वही टैथिस सागर। उम्मीद है यहाँ तक आपके क्लियर हो गया। फिर भी एक बार रिपीट कर दूँ, पूरी पृथ्वी बन गई, पेंजिया आ गया, एक महाद्वीप, एक स्थल दर्द भूखंड, इसके चारों ओर एक विशाल जल राशि पैंथालासा महासागर। महाद्वीप और महासागर को हमने कह दिया प्रथम श्रेणी के उच्चावच, और उच्चावच का अर्थ होता है धरातलीय भागों पर बनने वाली कोई भी स्थलाकृतियां, भूआकृतियां। द्वितीय श्रेणी यानी इनके बाद जो इस पर परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप बने तो पर्वत, पठार, मैदान, घाटियां, मरुस्थल। उसके बाद इन्हीं स्थानों पर प्रवाहित होने वाली नदियां, झीलें, तालाब, प्राकृतिक जो स्रोत होंगे वो तृतीय श्रेणी के। तो 3 श्रेणियां उच्चावचों की। उसके बाद हमने कहा कि समय के साथ क्या हुआ, ये जो स्थल दर्द भूखंड था, पेंजिया था, एक ही था, ये टूट गया।
अब किस वजह से टूटा उस पर अभी चर्चा करेंगे। टूट गया तो टूटने के दौरान क्या हुआ, ये दो अलग अलग टुकड़ों के रूप में विभाजित हो गया। एक इसका टूटा हुआ टुकड़ा ऊपरी भाग है, उस भाग को कहा जाता है अंगारा लैंड, या इसी अंगारा लैंड को हमने कहा है लोरेशिया। इसके दक्षिण का भाग, उस दक्षिणी भाग को हमने कह दिया वो कहलाता है गोंडवाना लैंड। और अब इनके बीच में जो जितना अंतराल बना, उस अंतराल पर जैसे ही आकर जल जमा होता है, उस जल के जमा होने से यहाँ बन गया सागर, और उस सागर को हमने कह दिया टेथिस सागर। तो ये 5 शब्द थे, पांचों शब्दों का अपना अलग अलग अर्थ है इस सिद्धांत में। अब इसको अपने करते हैं कंटिन्यू। पेंजिया जो टूटा या उसका जो विखंडन हुआ, उस विखंडन का कारण कि क्या वजह रही होगी कि ये जो पेंजिया है, एक स्थल है एक दृढ़ भूखंड है, ये दो अलग अलग टुकड़ों के रूप में टूट गया, इसका विखंडन हो गया। तो ध्यान रखें, वेगनर महोदय के अनुसार ये माना जाता है कि जी पृथ्वी का घूर्णन, कि पृथ्वी जब घूर्णन करती है तो उस घूर्णन का परिणाम है कि ये टूटा है। अब घूर्णन की बात है तो यहाँ आपके लिए दो बातें होंगी, दोनों बातें ध्यान रखें भाई। एक तो होगा जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो आपको पता है सीधा सा है, पृथ्वी तो उस पृथ्वी के घूर्णन की दिशा अगर आप देखें तो दिशा होती है हमेशा ही कैसी, पश्चिम से पूर्व की ओर। कि पृथ्वी अगर घूर्णन करती है तो घूर्णन की दिशा होती है पश्चिम से पूर्व की ओर। और यहाँ एक और बात ध्यान रखें, हमारे पास वर्तमान समय में जो 8 ग्रह हैं पूरे सौर मंडल में, जिनमें हमारी पृथ्वी भी शामिल है, कि पूरे ब्रह्मांड पूरे सौर मंडल में वर्तमान में जब हमारे पास जो 8 ग्रह, उन 8 ग्रहों में जिसमें पृथ्वी भी शामिल है, इसी पृथ्वी के समान या जिसमें हम पृथ्वी को भी कह लें, इन 8 में से 6 ग्रह, 6 ग्रहों के घूर्णन की दिशा तो पश्चिम से पूर्व ही है। यहाँ अपवाद है 2 का, और अपवाद है 2, यानी 2 ऐसे ग्रह हैं जिसमें एक आता है शुक्र और एक आता है अरुण। यहाँ इन 2 ग्रहों के घूर्णन की दिशा है, तो ध्यान रखिए भाई, ये होती है विपरीत पूर्व से पश्चिम की ओर। तो यानी हम ये कह रहे हैं कि विखंडन का कारण, तो यहाँ वेगनर के हिसाब से कि पृथ्वी जब घूर्णन करती है तो उस घूर्णन का परिणाम है, किंतु यहाँ घूर्णन की बात आ गई तो घूर्णन का मतलब है पृथ्वी के घूर्णन की दिशा। तो बिल्कुल सिंपल सा है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूर्णन करती है। अब उसी घूर्णन पर देखा जाए तो हम कह रहे हैं कि हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, उन 8 के अंतर्गत पृथ्वी भी है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूर्णन करती है, तो ऐसे ही पृथ्वी के सहित ही 6 ग्रह हैं जिनके घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूर्व है। अपवाद स्वरूप शुक्र और अरुण 2 ऐसे ग्रह माने जाते हैं जिनके घूर्णन की दिशा इसके विपरीत होती है, पूर्व से पश्चिम की ओर। या आप ये भी कह सकते हो, यहाँ सूर्य उदय की स्थिति भी आपके बिल्कुल विपरीत मिलती है, किसकी तुलना में, पृथ्वी की तुलना में। किंतु अब इससे भी इम्पोर्टेंट है हमारा कि अभी ये कंप्लीट नहीं कि इस घूर्णन से ऐसा क्या हुआ कि ये पेंजिया है 2 टुकड़ों के अंतर्गत विभाजित हो गया। तो देखो भाई, ये जैसे पृथ्वी घूर्णन करती है तो घूर्णन के कारण क्या हुआ, एक बल उत्पन्न होता है कि जैसे पृथ्वी घूर्णन करती है तो उस घूर्णन का परिणाम होता है कि यहाँ एक बल उत्पन्न होता है, और उस बल को कहा जाता है केंद्रापसारित बल, यानी केंद्र बिंदु से और बाह्य भागों की ओर लगने वाला बल, या इसे ही आप कह सकते हो अपकेंद्रीय बल। यानी इसका भी अर्थ होता है बाहर की ओर लगने वाला बल। और इसी केंद्रापसारित या इसी अपकेंद्रीय बल का ही परिणाम है कि ये जो पेंजिया है वो 2 अलग अलग टुकड़ों के रूप में टूट गया, इसका विखंडन हो गया। और समय के साथ साथ क्या होता गया, इन दोनों टुकड़ों में भी और विखंडन होता गया, और ये एक दूसरे से जैसे जैसे दूर हटते गए इनका महाद्वीपों के रूप में परिवर्तन होता गया। और इन्हीं के बीच बीच में जहाँ जहाँ अंतराल बनता गया, उसी अंतराल पर मध्य के अंतर्गत क्या हुआ, जल जमा हुआ, और उसी जल से वर्तमान में हम कह सकते हैं बनते गए महासागर। तो ये बिल्कुल सिंपल सी थ्योरी है यहाँ
इसके विखंडन की। अब ये हमारा पूरा, इसी के अंतर्गत अब वर्तमान को अगर देखा जाए या उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ 2-4 क्वेश्चन जो बनते हैं वो देखिए कि जब ये सारी घटना हुई या ये जो पेंजिया है जो 2 टुकड़ों के रूप में टूटा, विखंडन हुआ, तो उस दौरान क्या स्थितियां रही। तो ये देखो भाई, ये जो अंगारा लैंड की हम बात कर रहे हैं, इस अंगारा लैंड का संबंध है तो इस समय इस अंगारा लैंड का भाग अगर माना जाता है तो एक तो है उत्तरी अमेरिका, कि उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप वो अंगारा लैंड का हिस्सा, और एक हिस्सा है यूरेशिया। यानी अंगारा लैंड या लोरेंशिया की बात की जाए तो मूल रूप से इसके अंतर्गत अगर सम्मिलित किया जाएगा तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और यूरेशिया को, यानी यूरोप और एशिया को इसमें शामिल किया जाता है। जब इस गोंडवाना लैंड की बात की जाए तो इस गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आप शामिल करोगे तो किसको करोगे, तो ध्यान दो, गोंडवाना लैंड की अगर बात की जाए तो इस गोंडवाना लैंड के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो ध्यान रखना, इसके अंतर्गत एक आता है दक्षिण अमेरिका, इसी के अंतर्गत आता है अफ्रीका, इसी के अंतर्गत आता है अंटार्कटिका, इसी के अंतर्गत आता है ऑस्ट्रेलिया, और इसी के अंतर्गत आता है भारत भी। यानी मूल रूप से अगर देखा जाए तो भारत है वो अगर हिस्सा है तो मुख्य रूप से हिस्सा है तो किसका है, गोंडवाना लैंड का। तो यहाँ जैसे इनका विखंडन हुआ पेंजिया का तो अंगारा लैंड या लोरेंशिया जो बना, इस अंगारा लैंड या लोरेंशिया इसके अंतर्गत आप अगर शामिल कहोगे तो शामिल करने की बात है तो ध्यान रखना उत्तरी अमेरिका और प्लस के अंतर्गत यूरेशिया, ये 2 आएंगे। गोंडवाना लैंड की अगर बात की जाए तो इस गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आप शामिल करोगे तो ध्यान रखना भाई, इसमें एक आपका दक्षिण अमेरिका, एक अफ्रीका, एक ऑस्ट्रेलिया, एक अंटार्कटिका और एक भारत, और हमें यहाँ मूल रूप से पढ़ना है तो भारत। तो अब यहाँ हम ये कह सकते हैं कि भारत है इस पेंजिया, इस महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, इस विखंडन के दौरान वो स्थित था। तो कहाँ स्थित था, तो भारत उस समय पर स्थित था तो था दक्षिणी गोलार्ध में। इस समय पर यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में स्थित था, और अगर इसी भारत को लेकर हम ये कहें वर्तमान समय में, तो वो वर्तमान समय में भारत स्थित है तो कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में। तो 2 क्वेश्चन बनते हैं, मूल रूप से भारत अगर है तो दृढ़ भूखंड हिस्सा है तो किसका, गोंडवाना लैंड का, और पेंजिया महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत उस समय के हिसाब से देखा जाए तो भारत मुख्य रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित था, किंतु समय परिस्थितियां उसके हिसाब से और भारतीय प्लेट है उसका स्थानांतरण, उसी स्थानांतरण का परिणाम है कि आज के समय में वर्तमान समय में भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, या ये कहा जाए वर्तमान समय में भारतीय दृढ़ भूखंड हिस्सा है तो वो हिस्सा है किसका, अंगारा लैंड या लोरेंशिया का है। अब बात आती है इस पर, ये जो टेथीस सागर की बात हम कर रहे हैं ये भी अपने आप के अंतर्गत महत्वपूर्ण रोल रखता है भाई, कि टेथीस सागर बन गया। और आप जब कभी पढ़ते हो तो आपने जरूर कभी पढ़ा होगा कि राजस्थान के अंतर्गत वर्तमान समय में या भारत के अंतर्गत जहां वर्तमान समय में थार मरुस्थल की बात करते हैं तो वो थार मरुस्थल है वो कहीं न कहीं इसी टेथीस सागर का ही परिवर्तित रूप है, या हम ये कहें कि आज वर्तमान समय में थार मरुस्थल है, वहाँ किसी समय में क्या हुआ करता था, टेथीस सागर हुआ करता था। तो इस टेथीस सागर का रोल यहाँ बहुत बड़ा है। यहाँ ये बड़ा रोल ये है कि इसी टेथीस सागर के अंतर्गत क्या है, भूसन्नति, और भूसन्नति का परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे टेथीस सागर है शुष्क मरुस्थलीय भागों में परिवर्तित होकर आ गया, और यहाँ इस टेथीस सागर के दोनों ओर यानी विस्तृत जो चट्टानें हैं या प्लेटें होती हैं उनके दबाव का परिणाम हुआ कि धीरे धीरे यहाँ मरुस्थल बने और कुछ भागों में दूरी तक धीरे धीरे
पर्वतों का भी निर्माण हुआ। अब आपको यहाँ शब्द ध्यान रखना है, भूसन्नति। तो भूसन्नति का मतलब होता है कि जो सागरीय भाग होते हैं उन सागरीय भागों में कचरे मलबे का होने वाला जमाव होता है। अब जब कचरा मलबा है धीरे धीरे जमता जाएगा, उसमें अवसाद है वो धीरे धीरे जमते जाएंगे, गलते जाएंगे, जो भाग था गहरा था उसको धीरे धीरे वो भरते जाएंगे और वहाँ एक प्रकार से दलदल कीचड़ कांप जैसी संरचनाएं बनती जाएंगी, वो होती है भूसन्नति। और इसी का परिणाम था कि धीरे धीरे इन क्षेत्रों के अंतर्गत ये धीरे धीरे सूखता गया और सूखने के बाद और परिवर्तन, उस परिवर्तन का परिणाम। दूसरा यहाँ खाली लाइन बोल रहा हूँ, इसी तैथिस सागर का ही परिणाम है कि इसी सागरीय भागों में इसी मलबे के जमाव का परिणाम है भारत के उत्तरी छोर पर और बनने वाला हिमालय पर्वत। और जब महासागरीय भागों को देखा जाए तो उन महासागरीय भागों को कहा जाता है पर्वतों का पालना। ये एक बहुत अलग सा क्वेश्चन है, कहीं आपने कभी पढ़ा होगा, सुना होगा कि पर्वतीय भागों का पालना। तो पर्वतीय भागों का पालना कहा जाता है महासागरीय भाग और उन महासागरीय भागों के अंतर्गत भूसन्नति। क्यों? क्योंकि जो कचरा मलबा होता है उसकी वजह से कहीं ना कहीं पर्वतीय भाग है, उन पर्वतीय भागों में धीरे धीरे क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जिसको हमने कहा था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। रिवीजन के तौर पर कह दूं तो हमने कहा था इस सिद्धांत के अंतर्गत क्या था कि 5 शब्द थे, एक पेंजिया, एक पैंथालासा, एक अंगारा लैंड या लोरेंशिया, एक गोंडवाना लैंड और एक था तैथिस सागर। फिर हमने बात की थी, ये सिद्धांत दिया तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग समय पर दिया। महत्वपूर्ण थे तो 2 थे, एक था 1910 में टेलर महोदय, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण था 1912 में जर्मनी के एक जलवायु वैज्ञानिक जलवायुवेता अल्फ्रेड वेगनर महोदय, जिनको हमने कहा था भूगोलवेता होकर भी भूगोलवेता नहीं है। सिद्धांत में यही था, पेंजिया एक महाद्वीप, पैंथालासा एक महासागर था और इनको हमने प्रथम श्रेणी के उच्चावच स्थलाकृतियां मानी। समय के साथ साथ इस पेंजिया का विखंडन हो गया, पेंजिया 2 भागों के रूप में टूटा। टूटने की वजह हमने कही थी पृथ्वी का घूर्णन। उस घूर्णन की वजह से क्या हुआ, ये पेंजिया 2 भागों के रूप में टूट गया। और इसकी वजह भी हमने कही, पृथ्वी जब घूर्णन करती है तो घूर्णन का परिणाम था केंद्र प्रसारित या अपकेंद्रीय बल। उसी बल का परिणाम था ये पेंजिया स्टार्ट में 2 भागों के रूप में टूटा। जैसे ही टूटा तो बीच के भाग में इस पैंथालासा महासागर का जल आकर जमा होता है, जिससे बन गया तैथिस सागर। अब ऊपरी भाग को हमने कह दिया अंगारा लैंड, नीचे वाले भाग को हमने कह दिया गोंडवाना लैंड। उस समय के आधार पर ध्यान रखें, उस समय के आधार पर देखा जाए तो अंगारा लैंड के अंतर्गत हिस्सा आता है तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और यूरेशिया। गोंडवाना लैंड के अंतर्गत अगर हिस्से की बात की जाए तो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत। और उस समय की स्थितियों के आधार पर भारत मूल रूप से गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, उस समय पर दक्षिणी गोलार्ध में था, किंतु वर्तमान समय के अंतर्गत ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, या हम ये कहें वर्तमान समय में ये हिस्सा है तो किसका है, अंगारा लैंड का है। और ये जो तैथिस सागर है उसी के अंतर्गत कचरा मलबा है उसका जमाव होना, जिसको कहा जाता है भूसन्नति। और उसके बाद समय के साथ साथ हमने कहा था इस पेंजिया का और विखंडन हुआ, टूटता गया, एक दूसरे से अलग होते गए और उसी से ये धीरे धीरे अलग अलग महाद्वीपों के रूप में परिवर्तित हुआ। और मध्य में जहाँ जहाँ जल जमा होता गया उस जल के जमा होने से मध्य के अंतर्गत क्या बनते गए, महासागर बनते गए। अब ये पूरी की पूरी गतिविधि है। अब इसमें आप सोचो तो अगर आप भारत पढ़ते हो तो भी आपका ये सिद्धांत आता है। क्यों? क्योंकि हमसे ये पूछा जाता है या हम पढ़ते हैं कि भारत है वो मूल रूप से हिस्सा है तो गोंडवाना लैंड का समय के हिसाब से वो कहाँ स्थित था, यहाँ दक्षिणी गोलार्ध से वो उत्तरी गोलार्ध में कैसे आता है, तब आप पढ़ते हो एक प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, वो सिद्धांत पढ़ा जाता है। या जब आप राजस्थान पढ़ोगे तो राजस्थान के अंतर्गत भी आएगा कि राजस्थान है वो मूल रूप से हिस्सा है तो गोंडवाना लैंड का है। अब उस राजस्थान के अंतर्गत भी जब आप पढ़ोगे तो मरुस्थल है तो वो हिस्सा होगा तो आप कहोगे तैथिस सागर का, अरावली का होगे तो गोंडवाना लैंड का, मैदान पढ़ोगे तो फिर तैथिस सागर का, हाड़ौती पठार पढ़ोगे तो फिर आप कहोगे गोंडवाना लैंड का। अब ये ऐसी बातें वहाँ आपके भौतिक विभाजन वाले पार्ट के अंतर्गत आती हैं, तो उसको आधार मानते हुए, इसको आधार मानते हुए अपने उस टॉपिक को पढ़ते हैं। तो इसके लिए आपके पास ये बेसिक टॉपिक होना चाहिए, समझा हुआ हो। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था एक टॉपिक अक्षांश देशांतर, आज हम चर्चा कर रहे थे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की। उम्मीद है
इसको लेकर कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर इसको और ज़्यादा डीपली पढ़ना चाहते हो तो इसमें और भी बहुत सारी बातें हो सकती है, किंतु हमारे हिसाब से हमारी जो ज़रूरत है वर्तमान की, जो सिलेबस होता है उसमें इतना सारा काफ़ी होता है। क्यों? क्योंकि और ज़्यादा होना भी वो भी हमारे लिए थोड़ा नुकसान है। तो फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं जल्द ही। थैंक यू, अलविदा, धन्यवाद।